नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। आज की इस गहन चर्चा में मोटर वाहन अधिनियम 1988 का संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। बिल्कुल। और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के नजरिए से ये एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है। सही कहा। देखिए, आज का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि इस अधिनियम की जो सबसे महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जो जटिल कानूनी परिभाषाएं और जुर्माने हैं, उन्हें सरल उदाहरणों के साथ डिकोड किया जाए, ताकि परीक्षा कक्ष में तथ्य आसानी से याद रहें। और इसे डिकोड करने का सबसे सही तरीका यही है कि इस कानून को सिर्फ धाराओं की एक नीरस सूची न माना जाए। हर नियम, हर जुर्माने के पीछे एक ठोस कारण छिपा होता है। जी। जब कोई परीक्षार्थी उस क्यों को समझ लेता है तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती। आयोग अक्सर वहीं से प्रश्न बनाता है जहां नियम थोड़े जटिल होते हैं या हाल ही में कोई बड़े बदलाव हुए हों। बिल्कुल सही बात है। तो कानून की कार्यप्रणाली को समझने के लिए सबसे पहले उसके इतिहास को देखना जरूरी है। भारत में मोटर वाहनों को नियंत्रित करने का पहला प्रयास ब्रिटिश काल में 1914 में हुआ था। हाँ, और उसके बाद जब यातायात बढ़ा तो 1939 में आजादी से पहले एक और अधिनियम आया। जी, लेकिन जिस बुनियादी ढांचे पर आज का यातायात टिका है, वो हमारा स्वतंत्र भारत का मोटर वाहन अधिनियम 1988 है। ये 14 अक्टूबर 1988 को पारित हुआ और 1 जुलाई 1989 को पूरे देश में लागू हुआ था। छात्रों को ये तारीखें स्पष्ट रूप से याद रखनी चाहिए। एकदम। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें 14 अध्याय, 217 धाराएं और 2 अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स थे। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। 1 सितंबर 2019 से लागू हुए संशोधन ने इस कानून की तस्वीर ही बदल दी। बिल्कुल। भारी जुर्माने जोड़े गए और दूसरी अनुसूची को तो पूरी तरह से हटा दिया गया। जी। और इसे एक आसान उदाहरण से समझें तो ये ऐसा है जैसे 1988 के किसी बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को 2019 के भारी ट्रैफिक से निपटने के लिए एक बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट दिया गया हो। ये सॉफ्टवेयर अपडेट वाला उदाहरण यहाँ एकदम सटीक बैठता है। 2019 का ये संशोधन केवल जुर्माने बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि सड़क सुरक्षा को एक सख्त ढांचा देने के लिए था। और वो दूसरी अनुसूची को हटाने का क्या कारण था? देखिए, उस अनुसूची में दुर्घटना होने पर मुआवजे के पुराने फॉर्मूले दिए गए थे। वो 2019 की अर्थव्यवस्था के हिसाब से पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके थे। मतलब वो राशि आज के समय में बहुत कम थी। जी बिल्कुल। दशकों पहले तय की गई मृत्यु या गंभीर चोट की मुआवजा राशि नाकाफी थी, इसलिए उसे हटा दिया गया ताकि प्रक्रिया को अधिक तार्किक बनाया जा सके। तो परीक्षार्थियों को 1 सितंबर 2019 की इस तारीख पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इतिहास के बाद अब उन बुनियादी परिभाषाओं की ओर चलते हैं जिन पर कानून टिका है। प्रकारों को परिभाषित किया गया है। जी, कानून कहता है कि भारी वाहन या हेवी व्हीकल्स वे हैं जिनका वजन बिना सामान लादे 12,000 किलोग्राम से अधिक होता है, जैसे ट्रक या बसें। और हल्के वाहन वे हैं जिनका वजन 7,500 किलोग्राम तक है, जैसे एक सामान्य कार। बिल्कुल। और आधुनिक युग को देखते हुए ई रिक्शा को भी परिभाषित किया गया है, जिसकी मोटर पावर 4,000 वॉट से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक बात है। क्या? अगर हल्के वाहन 7,500 किलोग्राम तक सीमित है और भारी वाहन 12,000 से शुरू होते हैं, तो इन दोनों के बीच के वजन वाले वाहनों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? अक्सर छात्र यहाँ गलती करते हैं। हाँ, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा सवाल है। आयोग इन विशिष्ट आंकड़ों पर इतना जोर क्यों देता है? देखिए, जो वाहन 7,500 से अधिक और 12,000 किलोग्राम से कम के दायरे में आते हैं, उन्हें मध्यम वाहन या मीडियम मोटर व्हीकल्स कहा जाता है। अच्छा। आरक्षक इसी अंतर का फायदा उठाते हैं। वो सीधे भारी या हल्के वाहन का वजन नहीं पूछते। वो एक स्थिति देंगे, जैसे एक डिलीवरी ट्रक का बिना सामान लादे वजन 9,500 किलोग्राम है, तो यह किस श्रेणी में आएगा? तब तो जिसने सिर्फ हल्का और भारी रटा है वो पक्का भ्रमित हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए इन सटीक सीमाओं को कंठस्थ करना आवश्यक है। और बिना सामान लादे यानी अनलेडन वेट का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि सामान का वजन तो हर यात्रा में बदल सकता है। हाँ, लेकिन गाड़ी का मूल ढांचा समान रहता है। सही कहा। अब वाहन की परिभाषा तय होने के बाद जो पहला कदम है वो है उसे चलाने की अनुमति। जी, धारा 3 बहुत स्पष्ट कहती है कि सार्वजनिक स्थल पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। और धारा 4 आयु सीमा निर्धारित करती है। सामान्यतः न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प अपवाद भी है।
16 वर्ष की आयु में कोई केवल 50 सीसी तक की और बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चला सकता है। जी, और लर्निंग लाइसेंस की वैधता केवल 6 महीने की होती है। और धारा 8 कमर्शियल वाहनों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य बनाती है। इस 16 साल वाले अपवाद के पीछे का मनोविज्ञान समझना काफी रोचक है। बिल्कुल, 16 वर्ष की आयु में किशोर का मस्तिष्क पूरी तरह विकसित नहीं होता है। जब कोई गियर वाली गाड़ी चलाता है तो उसे मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। क्लच, गियर, एक्सेलरेटर। हाँ, जिससे सड़क पर ध्यान केंद्रित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सही कहा। बिना गियर वाली 50 सीसी स्कूटी में ये मानसिक दबाव कम हो जाता है। तो ये पूरी तरह सुरक्षा से जुड़ा है। और धारा 8 के तहत जो मेडिकल सर्टिफिकेट की बात है, वो भी जन सुरक्षा के लिए है। एक बस या ट्रक ड्राइवर लगातार कई घंटों तक भारी वाहन चलाता है। उसकी आंखों की रोशनी और रिफ्लेक्सेस बहुत महत्वपूर्ण है। जी, क्योंकि बात सिर्फ उसकी नहीं, बस में बैठे 50 यात्रियों की जान की होती है। बिल्कुल, इसीलिए धारा 8 सुनिश्चित करती है कि वो चिकित्सकीय रूप से फिट हो। एक बार जब चालक फिट हो गया तो जिस मशीन को वो चलाने जा रहा है उसका भी वैध होना जरूरी है। यहीं आरसी की भूमिका आती है। अपराध है। निजी गाड़ी की आरसी 15 साल के लिए वैध होती है, फिर हर 5 साल पर रिन्यू होती है। इसमें एक आरसी ट्रांसफर का नियम है जो परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। जी, 14 दिन और 45 दिन वाला नियम। बिल्कुल, अगर अपने ही राज्य में वाहन बेचा जाए तो 14 दिन में ट्रांसफर अनिवार्य है। दूसरे राज्य में बेचा जाए तो 45 दिन का समय मिलता है। इसे याद रखने के लिए वाहन की आरसी की तुलना पासपोर्ट से की जा सकती है। हाँ, जैसे देश के अंदर यात्रा के नियम सरल हैं, लेकिन देश बदलते ही वीजा और इमिग्रेशन का समय बढ़ जाता है, वैसे ही राज्य बदलने पर 14 दिन की सीमा 45 दिन हो जाती है। ये तुलना बहुत शानदार है। राज्य के अंदर एक आरटीओ से दूसरे आरटीओ तक डेटाबेस अपडेट करना तेज होता है। लेकिन राज्य बदलने पर पुराने राज्य से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेनी पड़ती है, ताकि ये पता चले कि गाड़ी पर कोई पुलिस केस या चोरी का मुकदमा तो नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए कानून 45 दिन का समय देता है। इसके साथ ही ट्रैफिक सिग्नल्स के इंडियन रोड कांग्रेस कोड 67 को समझना भी जरूरी है। हाँ, सिग्नल्स को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहले हैं आदेशात्मक या मैंडेटरी, जिनका पालन करना कानूनी बाध्यता है। जैसे स्टॉप का सिग्नल हमेशा अष्टभुज यानी ऑक्टागन होता है, और गिव अवे का सिग्नल उल्टे त्रिभुज के आकार का होता है। दूसरे सचेतक सिग्नल्स होते हैं जी, जो त्रिभुज में होते हैं और खतरे के प्रति आगाह करते हैं, जैसे आगे स्कूल है। और तीसरे हैं सुविधा या इंफॉर्मेटरी सिग्नल्स, जो आयत में होते हैं और पेट्रोल पंप जैसी जानकारी देते हैं। ये जो स्टॉप का सिग्नल अष्टभुज होता है, इसके पीछे बहुत वैज्ञानिक तर्क है। हाँ, अगर ये सिग्नल बर्फ या कीचड़ से ढक भी जाए तो विपरीत दिशा से आ रहा चालक इसके 8 कोनों को देखकर समझ जाएगा कि रुकना है। बिल्कुल सही। अब आते हैं रोजमर्रा के नियमों पर, जिनके उल्लंघन पर 2019 के बाद भारी जुर्माने तय किए गए हैं। जी, धारा 129 कहती है कि 4 साल से ऊपर के सभी के लिए हेलमेट अनिवार्य है। और धारा 194B सीट बेल्ट के लिए है। धारा 112 ओवर स्पीडिंग को सख्ती से रोकती है। धारा 128 स्पष्ट करती है कि दोपहिया वाहन पर केवल चालक और एक अन्य व्यक्ति ही बैठ सकता है, यानी ट्रिपल राइडिंग मना है। जुर्मानों की सूची भी काफी सख्त है। धारा 177 सामान्य अपराधों से जुड़ी है। पहली बार गलती पर 500 रुपए, दूसरी बार 1500 रुपए। और धारा 179 के तहत अधिकारी का आदेश न मानने पर 2000 रुपए का जुर्माना है। धारा 182 के तहत लाइसेंस रद्द होने के बावजूद गाड़ी चलाने पर सीधा 10,000 रुपए का जुर्माना है। परीक्षा के नजरिए से धारा 180 और 181 के बीच का बारीक अंतर समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। छात्र यहीं उलझते हैं। जी। धारा 181 तब लागू होती है जब व्यक्ति खुद बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाता है। जुर्माना 5000 रुपए है। लेकिन धारा 180 तब लगती है जब वाहन मालिक अपनी गाड़ी की चाबी किसी बिना वैध लाइसेंस वाले व्यक्ति को दे देता है। बिल्कुल, इस स्थिति में गाड़ी के मालिक पर भी 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। ये कानून की दोहरी जवाबदेही का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, इन दोनों धाराओं को जानबूझकर साथ रखा गया है। पहले लोग बहाना बनाते थे कि गाड़ी मांग कर लाए हैं और मालिक कहता था मुझे पता नहीं था। तो कानून ने ये बहानेबाजी खत्म कर दी। मालिक को अब गेटकीपर बना दिया गया है। सही कहा। परीक्षार्थियों को बस इतना याद रखना है, 181 मतलब स्वयं किया गया अपराध और 180 मतलब मालिक द्वारा बरती गई लापरवाही। बहुत ही तार्किक बात है।
अब चर्चा को उन अपराधों की ओर ले चलते हैं जिन्हें कानून सबसे गंभीरता से लेता है। इसमें सबसे प्रमुख है धारा 185, जो ड्रंक एंड ड्राइव से जुड़ी है। जी, इसमें स्पष्ट चिकित्सा सीमा तय की गई है। 100 मिलीलीटर रक्त में 30 मिलीग्राम से अधिक अल्कोहल अपराध है और जुर्माना 10,000 रुपए है। धारा 189 रेसिंग करने वालों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाती है। और धारा 194D के तहत बिना हेलमेट पकड़े जाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना तो है ही, साथ ही 3 महीने के लिए लाइसेंस भी जब्त हो जाता है। लेकिन सबसे विवादित और सख्त धारा जो 2019 के बाद आई, वो है धारा 199A। हाँ, जो किशोरों यानी जुवेनाइल्स द्वारा किए गए अपराधों से जुड़ी है। जी, यदि कोई नाबालिग दुर्घटना करता है तो कानून सीधे गाड़ी के मालिक या माता-पिता को दोषी मानता है। इसे ट्रिपल पेनल्टी कहा जाता है। 25,000 रुपए का भारी जुर्माना, 3 साल की जेल और 12 महीने के लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सीधे माता-पिता को 3 साल के लिए जेल भेजना अत्यधिक कठोर कदम नहीं है? प्रथम दृष्टया ये कठोर लग सकता है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को देखें तो ये अनिवार्य था। कैसे? एक किशोर उस भारी मशीन की गति का आकलन नहीं कर सकता। जब एक 15 साल का बच्चा एसयूवी चलाता है तो वो एक अनियंत्रित मिसाइल की तरह है। और चाबी उसके हाथ में आई कैसे, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, इसका सीधा अर्थ है कि घर के बड़ों ने अपनी जिम्मेदारी में गंभीर चूक की है। यह कानून माता-पिता को सजा देने से ज्यादा एक प्रतिरोधक के रूप में काम करता है। हाँ, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। जब माता-पिता को पता होगा कि 3 साल की जेल हो सकती है, तो वो कभी चाबी नहीं देंगे। सही कहा। इसीलिए इस ट्रिपल पेनाल्टी को इतना डरावना रखा गया है। ये रोकथाम का एक प्रभावी उपकरण है। अब तक हमने दंडात्मक पहलू पर बात की, लेकिन इस अधिनियम का एक जीवन रक्षक चेहरा भी है। जी, सेक्शन 212A, स्वर्णिम घंटा या गोल्डन आवर। दुर्घटना के ठीक बाद का वो पहला 1 घंटा, जिसमें घायल को चिकित्सा मिल जाए तो बचने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसी को जमीन पर उतारने के लिए धारा 134 बनाई गई है, जो चालक का कर्तव्य निर्धारित करती है कि घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाना और पुलिस को सूचित करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा करने वाले गुड समैरिटन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल, इसे प्रोत्साहित करने के लिए तो हरियाणा सरकार की राहवीर योजना भी है, जिसमें जान बचाने वाले को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। इस धारा ने समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाया है और कानूनी पछड़ों का डर खत्म किया है। हाँ, दुर्घटनाओं से जुड़ी एक और अहम धारा है धारा 161, जो हिट एंड रन से संबंधित है। हाँ, जहाँ टक्कर मारने वाला भाग निकलता है और कोई अपराधी नहीं मिलता। ऐसे मामलों में सरकार एक विशेष योजना चलाती है, सोलेशियम स्कीम। जी, जिसका अर्थ ही सांत्वना है। राज्य स्वयं आगे आकर पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करता है। इन सभी नियमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्राधिकारियों का भी पदानुक्रम तय है। धारा 27 केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार देती है और धारा 28 के तहत उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। लाइसेंस रद्द करने के मामलों में क्या होता है? देखिए, सामान्य उल्लंघन पर स्थानीय आरटीओ धारा 19 के तहत लाइसेंस निलंबित कर सकता है। लेकिन अगर किसी को वाहन चलाने के लिए पूरी तरह अयोग्य घोषित करना हो, तो ये अधिकार धारा 20 के तहत केवल और केवल न्यायालय के पास सुरक्षित है। तो आज के इस विश्लेषण से साफ है कि ये कोई यादृच्छिक नियमों का पुलिंदा नहीं, बल्कि एक तार्किक ढांचा है। बिल्कुल। खैर, इस उपयोगी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। लेकिन जाने से पहले आगे के अध्ययन के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। 2019 के संशोधन में दूसरी अनुसूची को तो हटा दिया गया, लेकिन जरा सोचिए, जिस अभूतपूर्व तेजी से आज ई-रिक्शा और नई तकनीक वाली स्वचालित गाड़ियां, यानी बिना ड्राइवर वाले वाहन सड़कों पर आ रहे हैं। क्या भविष्य में हमें इस 1988 के अधिनियम में केवल संशोधन की आवश्यकता होगी, या पूरी तरह से एक नए डिजिटल युग के मोटर वाहन कानून की? इस पर विचार करें। जी बिल्कुल। धन्यवाद।